अरे दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी, मैं जिसको बोलूं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, और उसके हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोलने की जरूरत है आपको है नहीं। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो पॉलिटिकल थ्योरी में ये प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि पॉलिटिकल जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है उसके अंदर आंसर फॉर्मेशन करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसलिए इसकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं छोटी सी। ये हमारा एक भरत कुमार खोरवाल वाला एक यूट्यूब चैनल है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला चैनल, बेसिकली इस वाले चैनल पे आ जाना, यहाँ पर हम लाइव वगैरह ले रहे हैं। देखो मैंने अभी अभी रिवाइज करवाई थी, तो उसमें बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करवाया था। ऑल दो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस करे थे। तो कल सुबह जो है यहीं पर लाइव वगैरह भी आऊँगा मैं, तो इस वाले चैनल को आप ज्वाइन वगैरह कर लेना। अगर आपका एग्जाम 2:30 बजे स्टार्ट है तो सुबह सुबह 8 9 या 10 बजे मैं लाइव वगैरह ले लूँगा। ठीक है जी, और सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑल दो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अपलोड वगैरह कर दूँगा। चलो जी, शुरू कर जाते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, वो बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। पहले इसका मतलब बता देता हूँ, व्हाट वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक, जैसे सोशल लाइफ के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलर, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डीप में नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी में। अब पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज। बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज है और पॉलिसी है दैट हैव बीन शेप्ड आवर सोशल लाइफ, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? अगर आप इसको ये भी लिखना चाहो ना डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पॉलिटिकल, पहली बात तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन बनता है, तो पॉलिटिकल थ्योरी बनेगा क्या होता है, या व्हाट वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको याद रखना है, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी मैनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एटसेट्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एक सब्जेक्ट है ना, उसको हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं उसको पढ़ने के हमको। तो सबसे पहली बात तो है कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो डेवलपमेंट होता है सिस्टमैटिक थिंकिंग का अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी। हम जब पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमने ऊपर ही देखा कि हम जस्टिस और इक्वालिटी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन और रैशनल थिंकिंग भी हमारी अच्छी होती है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक पॉलिटिक्स के बारे में ना, आप एक आर्ट्स के बच्चों से पूछोगे और साइंस के बच्चे से पूछोगे ना, दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, साइंस वाले बच्चों को एज सच कोई नॉलेज नहीं होगी पॉलिटिकल थ्योरी की, और जो आर्ट्स वाले बच्चे उनको नॉलेज होगी। तो यही एक रैशनल थिंकिंग देता है सोसाइटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉज के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। नेक्स्ट है असेस इन दी इफेक्टिव एंड दी एफिशिएंट इन दी इफेक्टिव पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हो ना, तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। लास्ट है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के बारे में। जैसे आपको पता है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरी में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड की हमें जानकारी मिलती है ना। चलो, और क्या-क्या फ़ायदा होता है? वही है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? डेमोक्रेसी की नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, राइट्स और ड्यूटीज़ को समझने में हेल्प करता है, फ्यूचर प्लान वगैरह बनाने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो गवर्नेंस सिस्टम है, हमारे गवर्नेंस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, उसको समझने में हेल्प करता है। ऑल्दो ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर वाले पॉइंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है? हमने पढ़ ही लिया था ना कि हमारे इफेक्टिव करता है पॉलिटिकल डिसीजन को, वो उसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ध्यान से सुनना, पॉलिटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राज, ठीक है, राजनीति। तो राज का मतलब होता है राज का मतलब होता है रूल, और क्या था वो, राजनीति, नीति का मतलब होता है पॉलिसी। तो जब हम रूल करते हैं बाय पॉलिसी, उसको हम राजनीति कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है वो हमने देख लिया था। पॉलिटिकल थ्योरी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही पॉलिटिक्स आती है। मेरी बात समझ गए ना? पॉलिटिकल, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना। पॉलिटिकल थ्योरी में डिसीजन मेकिंग भी आता है ना, पॉलिसी मेकिंग भी आता है, जुडिशरी, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और अभी हमने क्या देखा, पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होता है, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी इतना बड़ा है, उसमें से एक छोटा टॉपिक है पॉलिटिक्स, है ना। और इसी से देखो एक और में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल दो इस और वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे आपके लिए अच्छे से लिख दिया है, ठीक है।
हाँ, ये ना 2 अलग-अलग क्वेश्चन है। आई एम रियली सॉरी, बट पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन जो करते हैं ना, देखो जैसे इसमें वही बता रखा है कि पॉलिटिक्स इज़ मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है, बट जो पॉलिटिशियन करते हैं ना, वो बहुत छोटी चीज़ करते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग भी आता है, ठीक है? पॉलिसी मेकिंग भी आता है, सोशल वेलफेयर भी आता है। बट जो पॉलिटिशियन करते हैं, वो छोटा-सा ही काम करते हैं। या तो वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना? या वो सोशल वेलफेयर करते हैं। और हर पॉलिटिशियन सारे काम नहीं करता, एक ही काम करता है। जैसे सोशल वेलफेयर है, तो सोशल वेलफेयर ही करेगा। करप्शन है, तो करप्शन ही करेगा। तो इसका क्या मतलब, मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें से जो पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ़ उसमें से कुछ पार्ट ही कर पाते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? चलो। तो फर्स्ट ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया ना, इस वाले में और इस वाले में? इस वाले का आंसर तो ये रहा, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंस, और ये रहा वो हमारा वो वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, व्हाट पॉलिटिशियन डू वाला, ठीक है? तो पॉलिटिशियन जो है, जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो है वो काम करते हैं, बट एक्चुअल में पॉलिटिक्स उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद जो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन कि डू यू थिंक पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स? पॉलिटिकल थ्योरी क्या मैथ्स की तरह है? तो देखो यहाँ पर भी लिखा है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, वो मैथ्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ्स जो होती है वो फॉर्मूला पे बेस होती है, और फॉर्मूला पे हमेशा आंसर जो है वो सेम निकलता है। बट पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में अगर कुछ चीज़ें हो रही है, कोई रेवोल्यूशन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हमेशा उसका रिजल्ट सेम नहीं निकलता। अगर किसी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या पता प्रोटेस्ट का फ़ायदा हो, और किसी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या पता प्रोटेस्ट का फ़ायदा ना हो, तो हमेशा सेम रिजल्ट नहीं मिलता। बट हमारे मैथमेटिक्स फॉर्मूले पे बेस होता है और हमेशा सेम रिजल्ट निकलता है। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मैथ्स नहीं है। अब ओके, महात्मा गांधी जी ने एक बार बोला था कि पॉलिटिक्स ने ना हमें एक सांप की कुंडली की तरह जकड़ के रखा हुआ है, उससे जूझने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ऐसा गांधी जी ने क्यों बोला था? ऐसा गांधी जी ने इसलिए बोला था क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बिना चल सके, है ना? अब मान लो अगर पॉलिटिक्स ना हो, तो हमें हर चीज़, एक छोटी सी रोड तक बनानी है ना, उसके लिए भी सारे के सारे उस एरिया के लोगों को वोट देना पड़ेगा, अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो। तो पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो लिया जा सके। सारे मिलके जो है वो डिसीजन ले सके। तो इसी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पॉलिटिक्स के कोई सोसाइटी सस्टेन ही नहीं कर सकती। बट हाँ, ये बात भी सही है कि पॉलिटिक्स में कुछ गलत चीज़ें भी होती है। तो इसलिए गांधी जी ने बोला पॉलिटिक्स के अंदर कुछ गलत चीज़ें होती होगी, बट फिर भी उससे वो एक सांप की तरह हमको जकड़ के रखा हुआ है, उससे हम निकल भी नहीं सकते, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के हमारा काम ही नहीं चलेगा। हम कुछ ढंग का काम कर ही नहीं पाएँगे, सोशल वेलफेयर कर ही नहीं पाएँगे, डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाएँगे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाएँगे। ठीक है जी? नेक्स्ट है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी साइंस है? ना पॉलिटिकल थ्योरी मैथ्स है, ना ही साइंस है, क्योंकि साइंस भी एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो सेम निकलता है। बट पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग-अलग निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी रेवोल्यूशन का फ़ायदा होता है, किसी का नहीं होता। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विजिलेंट सिटीज़न। पहले तो समझ लो विजिलेंट सिटीज़न का मतलब क्या होता है। वो लोग जागरूक होता है, विजिलेंट का मतलब। जागरूक लोग एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी को ढंग से चलाने के लिए, डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विजिलेंट सिटीज़न, जागरूक सिटीज़न। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बोला ये वाली बुक वैल्यू बेस है, ठीक है? तो इसमें ना मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है? बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप चाहो, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना। और बेटर ये रहेगा, जैसे मैंने बोला, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको लर्न करने की कोशिश करना। या अगर आप वीडियो से भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर टाइम लगेगा आपको, वो आप अपने तरीके से देख लेना। अगर आपको पीडीएफ सही लगती है तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के मेक पेमेंट पे करके आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर वीडियो से देख के करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी? तो अब आ जाते हैं, तो विजिलेंट सिटीज़न क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो जब लोग जागरूक होंगे, तो उनको उनके राइट्स के बारे में पता होगा, और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को अफ़ेक्ट कर पाएँगे। ठीक है? अगर कोई गवर्नमेंट कुछ गलत काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोग जागरूक होंगे तो उसको रोक पाएँगे। ठीक है? अवेयरनेस जो है वो भी डिबेट और डिस्कशन वगैरह, मतलब बेसिकली ये बता रखा है कि अगर लोग अवेयर होंगे, तो वो डिबेट कर पाएँगे और डिस्कशन कर पाएँगे अलग-अलग पॉलिसी के बारे में। है ना? मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आए, हमें पता ही नहीं, हम जागरूक ही नहीं है क्या पॉलिसी आई, तो क्या हम डिबेट करेंगे उस पे? तो इसलिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जब लोग जागरूक होते हैं, जब लोग विजिलेंट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फ़ोर्स करते हैं कि वो बढ़िया पॉलिसी लेकर आए, ठीक है? और अलग-अलग प्रोग्राम और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करे जिससे लोगों का भला हो। और लास्ट है कि एज़ द डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द सिटीज़न, बाय द सिटीज़न और फॉर द सिटीज़न, तो इसलिए जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का जागरूक होना। यही बात बोल रखी है, देखो डेमोक्रेसी की डेफिनिशन भी याद है ना?
डेमोक्रेसीज फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट या बाय द पीपल। तो इसी वजह से वहाँ पर जब सब कुछ काम लोगों का ही है तो लोगों के जागरूक होना, लोगों का जागरूक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम का क्या मतलब होता है? फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया ना तो इतना ही लिख कर आ जाना, टीचर आधा नंबर भी काट लेना आपका। ये भी बोल देगा नहीं बेटा कम लिखा हुआ है, मैं एक नंबर नहीं दूंगी, तो बात करेंगे आप, बात फोन नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा टीचर से। ठीक है, क्योंकि यार यही डेफिनेशन है। फ्रीडम का मतलब होता है जहाँ पर कोई बंदिशें ना हो, कंस्ट्रेंट ना हो, और कंस्ट्रेंट कौन से वाले? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ना हो। ठीक है, कोई बाहरी बंदिशें ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको अगर आपको कोई घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो ये क्या है? ये आपका कंस्ट्रेंट है, ये एक बंदिश लगाई गई है आप पे, तो आपके पास फ्रीडम नहीं है। समझ गए? अब है ना, कंस्ट्रेंट कभी कभार लगाना अच्छा भी होता है। ठीक है, कभी कभार कंस्ट्रेंट लगाना, बंदिशें लगाना अच्छा भी होता है। अब कैसे अच्छा होता है मैं समझाता हूँ। मान लो आपके घर के बाहर दंगे हो रहे हैं, आपको बोला गया घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, और इसमें आपका फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है, बाहर निकलोगे दंगे में पार्ट लोगे या लग जाएगी आपको, कोई पत्थर वत्थर फेंकेगा या गोली वोली मारेगा, लग वग गई तो खून खराबा हो जाएगा, है ना? तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट हो। कंस्ट्रेंट में एक और चीज़ बताता हूँ, बंदिश होना और भी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मान लो मेरे पास, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने क्या किया, बंदूक लेके रोड पे चलाने लग गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे सोसाइटी में बाकी लोगों को हार्म होगा। तो अच्छा, इससे एक और टॉपिक भी मैंने आपको समझा दिया इनडायरेक्टली, जिसको कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल ये कहता है कि अपनी फ्रीडम को इंजॉय करना बिना दूसरे की फ्रीडम को वॉयलेट करे, इसी को ही कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। देखो, अगर मैं वेपन चलाता हूँ रोड पे चलते वक्त, तो इससे मैं तो बोल दूंगा कि मेरी फ्रीडम को मैं अपना फायदा उठा रहा हूँ, बट इससे दूसरे की फ्रीडम तो हार्म हो रही है ना। दूसरा तो घर पे निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले अब सोचेगा कि जी मेरे जैसे लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, जो बंदूकें लेके निकल रहे हैं, है ना? तो इसी की वजह से नेक्स्ट है कि वैसे मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसे ऐसे देता हूँ ना, किसी दिन किसी मतलब मिनिस्ट्री के हाथ में लग गई वीडियो, क्या भाई क्या सिखा रहे हो तुम? ठीक है, तो समझाना पड़ता है, बट ठीक है ना। चलो, तो कंस्ट्रेंट क्यों ज़रूरी है? सोशल ऑर्डर के लिए बंदिशें होना ज़रूरी है, ताकि सोसाइटी में शांति बनी रहे, वॉयलेंस ना हो, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो और शांति बनी रहे, और लोगों में हार्मनस, हार्मस यानी बंधुत्व, भाईचारा बना रहे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट। दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, तो लीगल कंस्ट्रेंट होते हैं, सोशल कंस्ट्रेंट होते हैं। लीगल कंस्ट्रेंट होता है जिस वो बंदिशें जो आप पर सरकार ने लगाई है, और सोशल कंस्ट्रेंट होते हैं वो कंस्ट्रेंट जो आप पर सोसाइटी ने लगाई है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप मेरे को आंसर बताना। मान लो मैं किसी की मैयत पे डीजे बजा सकता हूँ? आप बोलोगे सर कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, है ना? तो ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये आपका एक सोशल कंस्ट्रेंट है, आप नहीं बजा सकते। सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये होते हैं सोशल कंस्ट्रेंट। आप स्कूल से भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। क्यों? ये बंदिश है, एक सोशल कंस्ट्रेंट है। ये सोसाइटी ने लगाई है। कास्ट सिस्टम क्या है? एक सोशल कंस्ट्रेंट है। कहते हैं ना, ये कास्ट वाला छोटा है, ये कास्ट वाला बड़ा है, और तो सारे सेम होते हैं, कोई कास्ट वास्ट नहीं होता कुछ भी। ठीक है, सारे लोग बराबर ही होते हैं। तो बट कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, और वो क्या करते हैं कि नहीं इसको जॉब दूंगा, इसको जॉब नहीं दूंगा, ये मेरी कास्ट का है, इस कास्ट का, ये फलाना फलाना फलाना। तो ये क्या है? एक सोशल कंस्ट्रेंट है, सोशल बंदिश है, जिसकी वजह से बंदा आगे नहीं आ पा रहा। लीग, और इसमें ये गवर्नमेंट ने कानून नहीं बनाया कि आप भेदभाव करो, बट वो कर रहे हैं, तो ये सोशल सोशल कंस्ट्रेंट है। लीगल कंस्ट्रेंट होते हैं जिसमें कानून के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे याद है साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरे को लेकर भेदभाव होता था, अपार्थाइड सिस्टम चलता था। अपार्थाइड का मतलब है स्किन कलर को लेकर जो भेदभाव होता था। अब ये क्या था? लीगल कंस्ट्रेंट था, क्योंकि वहाँ की जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना वहाँ पर, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हाँ जी भेदभाव कर सकते हो आप। भेदभाव क्या हो कि वोट डालने का राइट नहीं दिया जाएगा ब्लैक लोगों को, है ना? तो ये बंदिशें लगाई गई थी उन पे। नेक्स्ट है हार्म प्रिंसिपल, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हार्म प्रिंसिपल में क्या बोला गया था कि बेसिकली अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना बिना दूसरे की फ्रीडम को हार्म पहुंचा, इसी को कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। और ये जेएस मिल ने दी थी थ्योरीज की, तो आपको आज भी सकता है कि जेएस मिल ने क्या थ्योरी दी थी फ्रीडम के बारे में या हार्म प्रिंसिपल के बारे में। इसमें एक और चीज़ है, जो जॉस जेएस मिल थे ना, उन्होंने फॉरवर्ड एंड इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दी सेल्फ रिटेलिएशन, सेल्फ रिलेशनल और रिलेशनल के बारे में, एज अ सेल्फ रिलायंस की बात करी थी। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। विथ ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। ठीक है, इसका मतलब होता है वो चीज़ें जो सिर्फ आपको ही इफ़ेक्ट कर रही है, वो होती है सेल्फ रिलेटेड वर्क। जैसे मैं छोले चावल बना रहा हूँ, मेरा हाथ जल जाता है, या मैं कोई डेंजरस काम कर रहा हूँ, मान लो मैं आग पे चल रहा हूँ, खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं, तो इससे किसको इफेक्ट पड़ेगा? मेरे को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये होता है सेल्फ रिलेटेड वर्क, जिससे सिर्फ आपको इफेक्ट कर रहा हो। एक तो वर्क रिलेटेड वर्क,
वर्क रिलेटेड अदर जो दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा हो, जैसे बंदूक लेके मैं रोड पे निकल गया था, तो इससे दूसरों को भी अफेक्ट हो रहा है ना। तो पर्सन के काम या तो वो खुद को अफेक्ट करता है या वो दूसरों को अफेक्ट करता है ना। तो अगर वो खुद को अफेक्ट कर रहा है तो शायद लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो, बट अगर वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। वैसे मैं बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरों को अफेक्ट ना करे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप कम मार्क्स लाते हो तो ये आपको तो अफेक्ट करेगा, ये आपकी फैमिली को भी अफेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेहनत करो, आगे रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं, बट मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो आपको समझ आ गया ना, पर्सन के काम जो होते हैं सेल्फ रिलेटेड वर्क होते हैं जो उसी को अफेक्ट करते हैं, और वर्क रिलेटेड अदर होते हैं जो दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। एक होता है नेगेटिव लिबर्टी और एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। बड़ा सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम ही होता है। वैसे तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि अभी अब लिबर्टी और फ्रीडम में भी डिफरेंस देखोगे, बट समझ जाओ, सुनो मेरी बात। वो आज़ादी, वो लिबर्टी, वो फ्रीडम जिसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कंस्ट्रेंट ना हो, उसको कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। और वो लिबर्टी, वो फ्रीडम जिसमें कंस्ट्रेंट हो, उसको कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। मैं समझाता हूँ। अगर मान लो किसी बंदे पे कोई भी बंदिश ना हो, तो सोसाइटी में अफरा तफरी मचेगी नहीं मचेगी? है ना। जैसे मान लो मेरे को रोड पे गोलियां चलाने की परमिशन मिल जाए, मेरे पे कोई कंस्ट्रेंट ना हो, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है ना। तो इसे कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, जहां पर कोई कंस्ट्रेंट ना हो। पॉजिटिव लिबर्टी में कंस्ट्रेंट होते हैं, बट ऐसे कंस्ट्रेंट होते हैं जिससे सोसाइटी में सही चले सब कुछ सिस्टम, और लोग आगे बढ़ पाए, सबका बेटरमेंट हो पाए, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो पॉजिटिव लिबर्टी में कंस्ट्रेंट है, बट पॉजिटिव लिबर्टी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर नेगेटिव लिबर्टी होगी, कोई बंदिश होगी नहीं, तो इससे दंगे होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है। और इसके सपोर्टर जो हैं, मैं सेकंड पॉइंट भी पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है ताकि सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर हो पाए। ये जो होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर होता है, ये जो होता है सोशल डोमेन के अंदर आता है, सोशल इन नेचर होता है, पर्सनल डोमेन के अंदर आता है। इसके सपोर्टर जेएस मिल हो गए, एफ ए हॉक हो गए, और इसके एच जी ग्रीन हो गए, एच टी एच ग्रीन हो गए, और इसका प्रोफेसर ईजिया हो गए। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं कि टाइप ऑफ फ्रीडम, कितने टाइप की फ्रीडम होती है। एक तो नेचुरल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, और इकोनॉमिकल फ्रीडम लिखी होगी। देखो इकोनॉमिकल फ्रीडम। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नेचुरल फ्रीडम की। तो वो फ्रीडम जो आपको जन्मजात मिली हुई है, उसको कहते हैं हम नेचुरल फ्रीडम। जैसे कि अ पर्सन कंप्लीट फ्रीडम टू डू एवरीथिंग ही विश, ये नेचुरल फ्रीडम है ना। चलो, पर्सनल फ्रीडम क्या होती है कि फ्रीडम ऑफ द चॉइस इन अ पर्सनल मैटर। पर्सनल, अपनी पर्सनल मैटर में आपको चॉइस है, कौन सा रिलीजन आप अपनाना चाहते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है। नेचुरल जो आपको जन्मजात मिली हुई है ना, जन्मजात जैसे कि आपको अ, जीने का अधिकार है, ये आपका नेचुरल राइट है, जन्मजात सबके पास होता है। ठीक है। आप कौन सा रिलीजन अपना रहे हो, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल फ्रीडम है। ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, जैसे इलेक्शन में वोट डालने का राइट, इलेक्शन में खड़े होने का राइट, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने का राइट, है ना, गवर्नमेंट के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट, ये आपके पॉलिटिकल राइट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम कौन कौन सी होती है। इकोनॉमिकल फ्रीडम होती है कि कोई भी काम करने की आपको अधिकार होना चाहिए। क्या मैं किराने की दुकान खोल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। यस और नो? चलो, नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताओ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है कि आप अपनी बात लिख के, बोल के, कैसे भी करके लोगों को बता सकते हो। ठीक है। बट इसमें जो है ये बोला जाता है कि बहुत कम लिमिटेशन है, बहुत कम कंस्ट्रेंट है, इसलिए इसको नेगेटिव लिबर्टी में रखा जाता है ना। नेगेटिव लिबर्टी याद है ना, जिसमें कंस्ट्रेंट नहीं होते, ना के बराबर होते। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी कंस्ट्रेंट लगाना ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, अपनी बात को लिखकर या कहकर बताना। अब देखना, मेरी बात सुनना। मान लो कोई पॉलिटिशियन है, आपको पता है जी पॉलिसी गलत है उसकी। मैंने बोला भाई क्या काम कर रहे हो यार, ढंग से काम करो। मैंने बोला कि बुद्धि कम है आप में, थोड़ा बढ़िया काम करो, बढ़िया पॉलिसी लेकर आओ, ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी। क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, राइट है मेरा, मेरा लीडर है, मैं बोलूँ जो मर्जी। बट क्या मैं उसके घर पे जा सकता हूँ? क्या मैं उसकी फैमिली मेंबर के बारे में बोल सकता हूँ? उसके भाई के बारे में, बहन के बारे में, फादर के बारे में, मदर के बारे में? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ उसके काम से रिलेटेड बोल सकता हूँ, उसके पर्सनल मैटर में नहीं घुस सकता। तो इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल है, मान लो कोई एम्प्लॉयर है जो वर्क करते हैं रॉयल फैमिली के लिए ब्रिटेन के अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं, जो सीक्रेट चीज़ें हैं ना रॉयल हाउस होल्ड की, वो दूसरों को बता रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनको बोलने का अधिकार है, बट वो किसी की पर्सनल चीज़ नहीं बता सकते ना। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दूँ,
जैसे कि मूवी बनाई जाती है, मूवी में आपको पता है बहुत सारे कट वगैरह भी लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? ताकि हार्म ना हो सोसाइटी को, बुरी चीज़ें ना फैले, है ना? आपने देखा होगा जब भी कोई ड्रिंक वगैरह करता है मूवी के अंदर, तो नीचे लिखा आता है कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट ड्रिंक और ये डोंट स्मोक, ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि सोसाइटी को हार्म ना हो। ठीक है? चलो, ओके। लिबरल और मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिबर्टी क्या कहता है? ध्यान से सुनना। जो लिबरल लोग हैं ना, लिबरल लोग हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। ये कहते हैं जी फ्री मार्केट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से लोगों की इक्वालिटी को ख़त्म करने की, पहले तो ये बिलीव करते थे, स्टार्टिंग में तो ये बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी ही नहीं चाहिए। बट अब कहते हैं थोड़ी बहुत इंटरवेंशन होनी चाहिए। मैं दोबारा से बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो पहले मार्क्स से समझ लेते हैं, ये बड़ा सिंपल है। मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ लिबर्टी ये कहता है कि गवर्नमेंट को सोसाइटी के अंदर फ्रीडम को स्टैब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को पॉसिबल कदम ज़रूर उठाने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि सोसाइटी में कुछ कुछ लोगों को फ्रीडम नहीं है, तो उनको दिलाने के लिए फ्रीडम, उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। इसको कहते हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इक्वालिटी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार कोई कुछ लोग पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें पॉलिसी लेकर आ सकती है। ये कहता है राइट टू, ये कहता है मार्क्सिस्ट का व्यू ऑन लिबर्टी। बट लिबरल लोग हैं वो अलग कहते हैं। वो कहते हैं भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है? और जो मार्केट चाहती है, मतलब जो एक्चुअल में अच्छा है उसको आगे आने दो, गवर्नमेंट को बिल्कुल हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये कहता है लिबरल व्यूज ऑफ लिबर्टी। ठीक है? आंसर लिखा हुआ है, मैं रोक भी देता हूँ आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो डाउनलोड कर लेना। ठीक है? चलो। और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कौन? ये लिबरल। ठीक है? इस फ्री मार्केट को कैपिटलिज्म ही कहते हैं, और जहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है उसको सोशलिस्ट कहते हैं। ठीक है जी? तो ये देखो लिखा हुआ है ना, देयरफॉर रियल फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल अंटिल द सोशलिस्ट सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये वो कहते हैं कौन? अपने वो वाले लोग, लिबरल लोग। ठीक है? रियल, इसमें क्या लिखा है? द मार्केट नोशन फ्रीडम विश टू बी द इक्वल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द, हाँ उन्होंने, देखो मैंने ये बताया, मार्क्सिस्ट कहते हैं सोसाइटी में सबको बराबर लेवल पे लेकर आओ पहले। ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लेना। ठीक है? और ये लिखा हुआ है कि हमें है ना बार बार अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाए तो उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें आदत हो जाएगी ना, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और हमें उसकी आदत हो जाएगी, तो हम अपने राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे। और ये लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस दे रखा है। मैंने है ना जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी चैप्टर वाइज, तो मैंने 15 मिनट लिए थे, 10-15 मिनट लिए थे इस टॉपिक को समझाने में। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है आपके पास टाइम ही नहीं है, तो इसको लर्न करना तो ज़्यादा अच्छा है। ये स्टेट ऑफ द फ्री मैन दिखाता है, ये स्टेट ऑफ द फ्री विल दिखाता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी होगी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो देख लेना। पर्टिकुलर चैप्टर की आपको मिल जाएगी। अब लिखो ना फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन पॉइंट स्टडी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें देख लेना। है क्वेश्चन बहुत आराम से समझाया, 3 पॉइंट समझाने में सोचो मैंने 5 मिनट या 6-7 मिनट या 15-20-15-10 मिनट तो लगाए थे मेरे ख्याल। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू मीन बाय इक्वालिटी एंड व्हाई इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल बिहेवियर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड इक्वालिटी। जब लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को, इसको इक्वालिटी कहते हैं। वाई इक्वालिटी मैटर? क्योंकि इक्वालिटी जो होता है वो लोगों का फंडामेंटल राइट है ना? अगर इक्वालिटी होगी तभी जो लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, और ये एक आप कह सकते हो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है ना? इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी सोसाइटी डेवलप कर पाएगी, तभी डेमोक्रेसी डेवलप कर पाएगी, और तभी जो है वो लोग अपना पोटेंशियल असलियत में देख पाएंगे। ठीक है? अगर मान लो कोई बंदा बहुत अच्छा काम करता है, बट उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या फ़ायदा? ना वो खुद के लिए कुछ कर पाएगा, ना सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगा। टाइप ऑफ इक्वालिटी या डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए सेम ही आंसर लिखना है। तो इक्वालिटी 3 टाइप की होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है कि पॉलिटिक्स के नाम पे आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे राइट टू वोट, क्या इंडिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी है? द आंसर इज यस। राइट टू वोट सबको है, राइट टू फॉर्म एक्सप्रेशन सबको है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सबको है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सबको है ना? सोशल इक्वालिटी कहता है कि सोसाइटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे जाति को लेके भेदभाव नहीं, धर्म को लेके भेदभाव नहीं, है ना? एडुकेशन को लेके मतलब एडुकेशन को लेके मतलब सबको एडुकेशन देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बंदे को एडुकेशन दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है हमारा सोशल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो ये कहता है, बच्चे समझ लेते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको इक्वल पैसे देने चाहिए। नहीं, मैं समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुना।
इकोनॉमिक इक्वालिटी कहता है कि सबको ना इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इक्वल पैसे नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कोई जॉब है ना, तो सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए कि उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है? ओके। अब हम इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं? 2 तरीके हैं। इक्वालिटी अगर हम लाना चाहते हैं सोसाइटी में, और कुछ लोग ऐसे जो पीछे रह गए, अगर उनको भी इक्वल लेवल पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अफ़र्मेटिव एक्शन। गवर्नमेंट है ना, जो लोग पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ रूल बना सकती है, कुछ पॉलिसी बना सकती है, और जिसमें से एक पॉलिसी है रिज़र्वेशन। आपने कोटा सुना होगा। अरे वो कोटा फैक्ट्री वाला कोटा नहीं, अब तो आप आर्ट्स में हो तो भूल ही जाओ कोटा वाला सीन तो। तो कोटा बेसिकली होता है कि एससी-एसटी के वाले बच्चों को कोटा दिया जाता है, क्योंकि हिस्टोरिक रीज़न की वजह से बहुत सारे एससी-एसटी गरीब रह गए थे, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। ऑल्दो आज बहुत कम है, बट होता है देखो। अगर मैं ये बोल दूँ, मैं खुद एसएसटी पढ़ाता हूँ, बट अगर मैं ये बोल दूँ कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं, तो ये गलत बात है। कम होता है, बट होता है, सोसाइटी में आज भी एक्सिस्ट करता है। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो सोसाइटी में पीछे रह गए हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अफर्मेटिव एक्शन लिया, उनको रिजर्वेशन दी है, ताकि वो इक्वल लेवल पे आ जाए। इससे इक्वालिटी जो होती है प्रमोट होती है। नेक्स्ट है इक्वालिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये बहुत बढ़िया है। लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करके भी आप इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर सकते हो। भेदभाव करके आप इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब बोलोगे सर क्या मतलब है, मतलब भेदभाव करके इक्वालिटी? द आंसर इज यस। मान लो आप बैठे हो क्लास में, आपको मिलता है 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर। आपके साथ में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको देखने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसको मिला 30 नंबर का क्वेश्चन। क्या ये इक्वालिटी है? द आंसर इज यस। क्योंकि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल प्रोवाइड करना नहीं होता, सबको इक्वल लेवल पे आना लाना होता है। आपके लिए 50 मार्क्स का जो पेपर है वो उतना ही टफ है जितना उस बच्चे के लिए 30 मार्क्स का है। शायद उसका जो पेपर होगा जो ज़्यादा टफ होगा 30 मार्क्स के हिसाब से उसके लिए। तो इसका मतलब होता है दूसरों के साथ, जैसे रैंप वॉक बनाई जाती है डिसेबल लोगों के लिए, है ना? जो जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए रैंप बनाई जाती है सीढ़ियों की जगह। क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ताकि वो इक्वल लेवल पे आ सके। ठीक है? सोसाइटी में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वही अफर्मेटिव एक्शन क्यों लेने चाहिए, है ना? तो अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए बेसिकली गैप इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट लेती है। दलित लोगों को, जो होता है ना एससी-एसटी कम्युनिटी, जो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था जिनके साथ, है ना? और उनके लिए जॉब वगैरह में भी रिजर्वेशन बनाई गई है ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। ओके। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी? वही ऊपर वाले पॉइंट लिखे हुए हैं कि उनको प्रोटेक्शन दे सकती है फॉर्मल इक्वालिटी, लॉ में लिख दो कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। ओके। इक्वालिटी जो होती है वो 2 तरह की इक्वालिटी होती है, एक तो नेचुरल इक्वालिटी होती है, एक सोशल इक्वालिटी होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अच्छा ओके, एक पहले ये थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई मेरे से, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। ये है इनइक्वालिटी। ओके। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि टाइप ऑफ इक्वालिटी, तो ऊपर वाले लिखना है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन दी नेचुरल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है इसका मतलब? नेचुरल इनइक्वालिटी वो होती है जो आपके साथ जन्मजात है। मान लो मैं पैदा ही ऐसे हुआ हूँ कि मेरे को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है ये? ये एक तरह की नेचुरल इनइक्वालिटी है। पैदा ही ऐसे हुआ हूँ मैं। एक होती है सोशल इनइक्वालिटी, जो बंदे के साथ जन्मजात नहीं थी, बट आ गई। अब मैं किस फैमिली में पैदा हुआ हूँ उसमें मेरा ज़ोर नहीं है, और जिस फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ उसको लोग छोटा समझते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये सोशल इक्वालिटी जो सोसाइटी ने बनाई है ना? तो किसी बंदे को देखकर, जब जैसे अगर किसी बंदे को मान लो सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो आप देखकर उसे पता कर सकते हो कि हाँ, इसको सुनने में प्रॉब्लम आती है। बट सोशल इक्वालिटी ऐसी चीज़ होती है जो देखने पे नहीं, जब तक वो बताएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो वो होता है। तो आप भी अगर कभी किसी से डिस्क्रिमिनेशन करो ना, तो चेक करना क्या आप सोशल इनइक्वालिटी कर, वैसे दो करने तो दोनों ही नहीं चाहिए, या नेचुरल इनइक्वालिटी कर रहे हो। अगर आप नेचुरल इनइक्वालिटी कर रहे हो तो शायद वो अनइंटेंशनल हो, जानबूझ के ना किया हो। बट अगर आप सोशल इनइक्वालिटी दिखा रहे हो किसी के साथ, जो जन्मजात नहीं है उसके साथ, तो आप फिर गलत कर रहे हो। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट है, क्योंकि वो नहीं चेंज कर सकता। अब कोई बंदा अपना नाम थोड़ी ना चेंज कर लेगा। अब जिस जिस फैमिली में, अपने माता-पिता थोड़ी ना चेंज कर लेगा यार, ठीक है? अब देखो वही मार्क्सिज़्म का और लिबरलिज़्म का क्वेश्चन आ गया, बट इस टाइम है ना वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है, ठीक है? तो वही है कि मार्क्सिज्म जो है वो यही कहते हैं कि सोसाइटी में सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है वो इक्वल लोगों को इक्वल लाने के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए। जबकि जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और जो लोग आगे हैं उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, और जो पीछे है उनको पीछे ही रहने दो। गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यही बात याद रखना। मार्क्सिज्म जो होता है वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को मानता है, और ये लिबरलिज्म कहते हैं गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। अगर कोई बंदा पीछे है तो वो उसकी गलती है, कोई आगे है तो वो उसने अच्छा काम करा होगा, वो ये बोलते हैं।
पॉलिटिकल इक्वालिटी इज मर्ली डिसेप्शन विदाउट द इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई फायदा नहीं है जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी ना हो। मेरे कहने का मतलब, अगर मेरे को जॉब ही नहीं मिल रही, पैसे ही नहीं मिल रहे, रोटी नहीं मिल रही, तो फिर मेरे वोट डालने का क्या फ़ायदा? फिर मेरे को 500 रुपए दो, मैं किसी पार्टी को वोट दे दूँगा। तो यही बात बोली गई है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं, इंडिया में देखो पैसे से बहुत वोट बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक इक्वालिटी इतनी नहीं है। लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, है ना? तो इसी वजह से पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इक्वालिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। 500 रुपए वोट देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले इंसान के लिए भूख इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? नेक्स्ट है कि यूएस की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप लिए थे इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। सर इनइक्वालिटी, वहाँ पर कौन-सा भेदभाव होता था? जाति के नाम पे भेदभाव होता था क्या? नहीं। वहाँ होता था कलर के नाम पे भेदभाव। होता था क्या, होता है, और वो बहुत गंदे लेवल का होता है। आपने सुना भी होगा जॉर्ज फ्लॉयड का केस। दिन के उजाले में बंदे की गर्दन पे घुटना रख के उसको मार दिया, साँस घोट के। देखो, एक होता है बंदूक चलाना, कि चलो मार दिया, वो मर गया। एक होता है कि उसकी साँस रोक के मारना, ये बहुत ही खतरनाक लगता है सुनने में, और लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, समझ रहे हो? तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ होता है। तो इसी के लिए वैसे उन्होंने राइट वगैरह बनाया, 1964 में ने सिविल राइट्स एक्ट बनाया, जिसमें जो ब्लैक लोग हैं उनको भी राइट्स वगैरह दिए, इक्वल राइट्स दिए गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जस्टिस एंड द डायमेंशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? पहले तो जस्टिस जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है जस्ट, और जस्ट का मतलब होता है हिंदी में बंधन, टाई, बाउंड जिसको हम कहते हैं। तो जस्टिस का मतलब होता है लोगों को जोड़ना, और लोगों को किस तरीके से जोड़ना? प्रॉपर तरीके से जोड़ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यानी जब लोगों के साथ इक्वली ट्रीट होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और उनको प्रॉपर बाउंड किया जाता है, उसी को हम कहते हैं जस्टिस। ठीक है? मान लो लेट्स एज्यूम के अ, हम दोनों कुछ काम करते हैं, ठीक है? या कोई गलती करते हैं दोनों, बट आपको सज़ा नहीं मिलती, मेरे को सज़ा मिलती है, तो इसका मतलब क्या जस्टिस है ये? नहीं है, बिल्कुल जस्टिस नहीं है। क्योंकि आपको सज़ा नहीं मिली, मेरे को मिल रही है, तो भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, तो ये जस्टिस नहीं है। अब जस्टिस जो है वो हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? डायमेंशन क्या होते हैं जस्टिस के? तो जस्टिस के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। एक तो लीगल जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस, एक होता है सोशल जस्टिस, और एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस। चलो, सबसे पहले लीगल जस्टिस का मतलब कानून में वो अधिकार लिख दिए गए हैं, या वो चीज़ें लिख दी गई हैं जिससे जो है वो लोगों को जस्टिस मिले। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब, मान लो मेरे साथ भेदभाव होता है जाति, धर्म, किसी भी चीज़ के आधार पे, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट फैसला सुनाएगा। कैसा फैसला? लीगल जस्टिस देगा मेरे को, है ना? एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें आपको वोटिंग राइट वगैरह मिलते हैं, है ना? वोट डालने, जैसे मान लो मेरे को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे से मेरा कौन-सा जस्टिस छीना जा रहा है? तो मेरे को कौन-सा, मैं कोर्ट में जाऊँगा और बोलूँगा कि मेरे को वोट डालने का राइट दो। तो कोर्ट क्या क्या देगा मेरे को? वो मेरे को एक पॉलिटिकल जस्टिस देगा। मेरे को पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पे न्याय देगा, और मेरे को पॉलिटिकल इलेक्शन में वोट डालने का राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी सोशल जस्टिस, कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मान लो मेरे को मेरी जाति के नाम पे मेरे साथ भेदभाव होता है, ठीक है? या धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, रेस के नाम पे, किसी के नाम पे भेदभाव होता है। मैं कोर्ट में जाता हूँ कि जी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो कोर्ट मेरे को क्या देगा? मेरे को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा कोर्ट, और बोलेगा कि नहीं होना चाहिए इसके साथ भेदभाव। इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है कि मान लो मेरे को अपना लाइवलीहुड जीने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। इसका क्या मतलब है? कोई पर्टिकुलर जॉब है, मैं उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ, बट मेरे को उस जॉब पे बैठने नहीं दिया जा रहा, किसी भी वजह से। ठीक है? वो भेदभाव नहीं कर रहे मेरे साथ, मेरी जाति-वाति की वजह से नहीं, बट वो कह रहे हैं कि भाई नहीं चाहते हम, आप बैठो। तो ये क्या है? ये अब मैं कोर्ट के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि देखो मेरे को जॉब नहीं दे रहे। तो क्या है ये? वो मेरे से मेरा इकोनॉमिक जस्टिस छीन रहे हैं, तो कोर्ट मेरे को इकोनॉमिक जस्टिस देगा, ठीक है? और मेरे को जॉब पे बिठाएगा। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो जी, लिख लो। डिट्टो क्वेश्चन आएगा, वैसे तो इस पीडीएफ के अंदर से बाहर कुछ आना नहीं है, तो सुन लो। तो रॉल्स जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो ये कहती है कि अगर कोई बंदा ऐसा हो सोसाइटी के अंदर जिसको ना पता हो कि उसको क्या फ़ायदा होगा पॉलिसी या डिसीजन से, तो वो एक बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाता है। एग्ज़ाम्पल दूँ, या बहुत बढ़िया डिसीजन लेता है। आपको पता है इंडिया में ना ये रूल है कि जो जज होता है ना, अगर उसकी फैमिली का कोई केस होता है ना, तो वो केस का फैसला वो खुद नहीं सुना सकता। पता है क्यों नहीं सुना सकता? क्योंकि आपको पता है वो अगर अपनी फैमिली के केस सुनाएगा, कोई फैसला सुनाएगा, तो अपनी फैमिली के फ़ायदे पे ही सुनाएगा, है ना? तो ये बोला जाता है, जॉन्स रॉल्स की थ्योरी भी यही कहती है, वो ये बोलती है कि अगर
किसी बंदे को ये ना पता हो कि उससे इस चीज़ उस रूल से उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो बढ़िया पॉलिसी बनाता है। इसका मतलब जज है ना, वो डिसीज़न तो बहुत अच्छे लेता है, जिसमें उससे का कोई लेना-देना ना हो, है ना? मान लो कोई एक केस आता है किसी और बंदे का, तो वो डिसीज़न बिल्कुल फ़ेयर लेगा। तो वही बोला जाता है, रॉल्स थ्योरी ये कहती है अगर किसी बंदे को सोसाइटी में उसकी पोज़ीशन ना पता हो और वो पॉलिसी बनाए, तो एक बढ़िया पॉलिसी बनाता है। ठीक है? एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के को लेकर जो जिसको अपनी वो पता होती है। अब 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस लिख लो, डिट्टो क्वेश्चन। 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, पहला इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द इक्वल, है ना? प्रोपोर्शनेट जस्टिस और रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड। इसका क्या मतलब है? पहले ये समझाऊँगा ये, फिर प्रोपोर्शनेट जस्टिस पे आएँगे। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल, तो पहला प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहता है सेम लोगों के साथ है ना, सेम व्यवहार होना चाहिए। अगर किसी की जाति सेम है, सेम व्यवहार करो। या मतलब जाति को हटाकर व्यवहार करो उनके साथ, और मतलब सेम व्यवहार करो किसी के साथ, डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ये कहता है हमारा अ, पहला प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहता है, ये वाला पहले तीसरा पढ़ते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड। अगर किसी को कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, मान लो कोई बंदा उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कुर्सी वगैरह देना, चेयर वगैरह देना, है ना? व्हील चेयर वगैरह देना ताकि वो उस पे बैठ के चल सके। तो ये क्या है? ये भी एक तरह आपने आपने उसको जस्टिस ही दिया, इक्वल लेवल पे लेकर आए हो आप उसको। ठीक है? स्पेशल केयर करी है आपने उसकी। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब क्या होता है? किसी ने कुछ अच्छा काम करा है और किसी ने कुछ अगर मतलब जितना अच्छा काम करा है उसको उसी हिसाब से फ़ायदा मिलना चाहिए, बुरा काम करा है तो उसी हिसाब से बुरा होना चाहिए उसके साथ। मेरे कहने का मतलब प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब होता है जिस हिसाब से प्रॉब्लम आई है उसको उसी हिसाब से, जैसे कि मान लो लेट्स अज्यूम मैंने कोई क्राइम करा, मैंने चोरी करी या मैंने किसी का मर्डर करा, देख लो यार कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल देने पड़ रहे हैं। तो अगर मान लो मैंने चोरी करी और मेरे को फांसी दे दी और मैंने मर्डर किया तब भी मेरे को फांसी दे दी। क्या दोनों क्राइम जो थे वो सेम थे? वैसे मैं करूँगा दोनों ही नहीं ठीक है। बट फिर भी अगर दोनों में से चूज़ करना हो आपको तो आप क्या बोलोगे कौन-सा क्राइम जो है वो कम खराब है? तो आप बोलोगे सर चोरी तो फिर भी चल जाएगा, मर्डर तो सर वो तो फांसी लगनी चाहिए आपको, है ना? और वैसे मैं बता दूँ अभी मैंने आपको पता है बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था। तो पता है बच्चे कमेंट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट देखा वो 4 महीने बाद जो मैंने उस पे लिखा था आरआईपी, रेस्ट इन पीस सर, आप स्वर्ग में जाओ। क्या मतलब है भाई इसका? अरे पूछ लो मेरे से, नंबर दे रखा है, फ़ोन कर लो, पूछ लो, ठीक है? आप पहले यार जज कर रहे हो, इतनी जल्दी थोड़ी ना मरूँगा यार, है ना? तो रुक जाओ थोड़ा-सा, पहले ही डिसाइड करके बैठ गए हो या ये मर गए होंगे सर तो। राम नाम सत्य हो गया होगा, है ना? अभी नहीं मर रहा मैं। प्रपोर्शनेट तो समझ आ गया, तो इसका मतलब चोरी की सज़ा भी मौत, मर्डर की सज़ा भी मौत। तो ये क्या है प्रोपोर्शनेट जस्टिस नहीं है। जिस हिसाब से क्राइम करा उस हिसाब से फ़ायदा नहीं हो रहा ना, उस सॉरी जिस हिसाब से क्राइम करा उस हिसाब से मेरे को सज़ा नहीं मिल रही ना, तो ये वो है। तो उस प हार्ड वर्क के हिसाब से उसको उसके हार्ड वर्क के हिसाब से उसको जस्टिस, कोई ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा पैसे, कम काम कर रहा है कम पैसे, तो उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? जस्टिस इज़ आल्सो मीन द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी दैट सिटीज़न कैन बी इक्वल लिविंग एंड सच अबॉलिशन ऑफ द अनटच अच्छा। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर लोगों में जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और भेदभाव ना हो। और ये कब होगा? जब अनटचेबिलिटी खत्म होगी, जब लोगों को जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, इक्वालिटी का मतलब, जस्टिस का मतलब इक्वल लेवल पे लाना होता है, ना कि इक्वल चीज़ें प्रोवाइड करना। तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? ताकि वो भी रिसोर्सेज का इक्वली फ़ायदा उठा पाए। ठीक है? चलो, नेक्स्ट है फ्री मार्केट और वो स्टेट इंटरवेंशन, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एक तरह से वो लिबरल और वो मार्क्सिज्म वाला ही आइडिया है। आपने देखा होगा ये 3-4 बार क्वेश्चन आ गया, तो ये तो अच्छे से करना ही है। एक ये जर्मन फिलॉसफर है इमैनुअल कांत, ये बंदा क्या सोचता था उसके बारे में भी देख लो। ठीक है? ये बंदा ये बोलता था कि एवरी पर्सन हैज़ डिग्निटी, सबकी रिस्पेक्ट होती है, सो द अटेन ऑफ एवरी पर्सन विल दैट इक्वल अपॉर्च्युनिटी सबको मिलनी चाहिए अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस में देर होती है ना तो इसका मतलब जस्टिस दिया ही नहीं गया। ये आपने सुना होगा, कोर्ट में बोलते भी हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो जितनी जस्टिस में देर होती है, न्याय दिलाने में जितनी देर होती है, माना जाता है वो न्याय किसी काम का नहीं है। लेट्स जो मैंने कोई क्राइम करा, मर्डर ही कर दिया मान लो किसी का, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, मान लो मैंने कोई करप्शन करा, हाँ ये थोड़ा बढ़िया है, ये मर्डर से तो बढ़िया है करप्शन। मैंने करप्शन करा, विजय माल्या 100 करोड़,
ये जयमाला की कैटेगरी में आ गया मैं, $100 करोड़ मानो यार, ये थोड़ा महंगी बातचीत। तो जिन लोगों के पैसे लेके मैं भागा, उनको पैसे मिल रहे हैं 90 साल की उम्र में। क्या फ़ायदा है कुछ? कोई फ़ायदा नहीं। 90 साल में वो तो अपने बच्चों को दे के जाएँगे, वो क्या करेंगे उन पैसों का? और मैंने तो पूरी लाइफ़ जी ली, अब मेरे से पैसे छीन भी लोगे तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना? तो इतने 90 साल बाद अगर पैसे मिल रहे हैं तो मेरे बच्चों के बच्चों को देने पड़ेंगे पैसे, तो मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये क्या, जस्टिस अगर बाद में दिया जाता है तो जस्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होता। और ऐसे ही अगर मान लो किसी ने मर्डर किया है, दोबारा मर्डर पे आ जाते हैं, वो ईज़ी होगा समझाना। किसी ने मर्डर किया है, उसको सज़ा मिल रही है जब वो 80 साल का है, कोई सेंस बनता है? मान लो पच पच 25 साल में किसी ने कोई क्राइम करा, उसकी सज़ा 80 साल में मिल रही है, क्या फ़ायदा यार? अगर उसने मर्डर भी किया है तो वैसे ही वो 5 साल में मर जाएगा। ठीक है, वो 80 साल जी गया, वही बड़ी बात है। नेक्स्ट है कि जस्टिस इज़ कंप्लीट प्रोसेस इन इटसेल्फ, व्हाई द स्पेशल एम्फेसिस हैज़ बीन द लेड ऑन द सोशल जस्टिस इंडिया। इंडिया में ना सोशल जस्टिस पे बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि इंडिया में सोशल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, वो कैटेगरी के वाइज़ और कास्ट के बेसिस पे। ठीक है जी? आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। बाकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भरत कुमार खोरवाला वाला चैनल है, आ जाना जी। क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं पर हम करेंगे। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।